Namaskar or good evening to everyone. In this lecture, I'm going to tell about the amendment of the Constitution. यानी आज का जो लेक्चर है वो भारत के संविधान का संशोधन विषय पर आधारित है. We know that the Indian Constitution provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and the needs of the society and country. यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन को लेकर प्रावधान दिए गए हैं ताकि जो संविधान है वो चेंजिंग नीड्स और चेंजिंग जो चैलेंजेस है उसके मुताबिक वो एडजस्ट हो सके. बट द प्रोसीजर of amendments laid down in the Indian Constitution is neither as easy as in Britain nor as difficult as in US. It means जो प्रोसीजर है यानी कि जो प्रक्रिया है संशोधन की भारत के संविधान में वो ना तो वो ब्रिटेन की तरह अत्यंत सरल है और ना ही यूएसए की तरह अत्यंत जटिल है और डिफ़िकल्ट है. अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है. हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका दृढ़ विश्वास था कि जो हम संविधान बना रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो ना तो इतना डिफ़िकल्ट होना चाहिए संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए इतना ना तो इतना डिफ़िकल्ट होना चाहिए कि जो परिवर्तित होते हुए समाज या फिर समाज की जो नीड्स है और जो समाज की जो एक चेंजिंग कंडीशन है, चेंजिंग जो एक चैलेंजेस है, जिस तरह की जो एक चुनौतियां है वो आने वाले भविष्य में आएगी, उनके मुताबिक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडजस्ट ना कर पाए. तभी जो है भारत का जो संविधान है उसको जो परिवर्तित या फिर संशोधित करने की जो प्रक्रिया है उसको डिफिकल्ट नहीं बनाया गया अमेरिका की तरह. और उनका ये भी मानना था कि जो संविधान है उसका संशोधन की प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी जो सत्तारूढ़ दल है, कोई भी जो सरकार है, उस संविधान को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार उसको संशोधित कर सके. सो दे अडॉप्टेड द मिडिल कोर्स. उन्होंने एक मध्य मार्ग अपनाया. Therefore, we can say that Indian Constitution is neither flexible or not difficult, but it is synthesis of both. यानी कि जो भारत का संविधान है वो ना तो वो रिजिड है और ना ही वो फ्लेक्सिबल है, बल्कि ये दोनों का एक मिश्रण है. अब हम आर्टिकल पर आते हैं. आर्टिकल 368 यानी कि 368 एंड पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर. यानी कि ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि जो संसद है उसके पास पावर है भारत के संविधान को संशोधित करने की, और दूसरा एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरह से जो संविधान है उसको संशोधित किया जाएगा. इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, variation or repeal any provisions of the Constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. It means कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो भारत के संविधान के किसी भी प्रोविज़न को वो हटा सकती है, वो कोई नया प्रोविज़न उसमें जोड़ सकती है, और या वो किसी भी तरह का कोई अन्य परिवर्तन है उसको वो ला सकती है. बट यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी. द पार्लियामेंट हैज नो पावर to amend the
प्रोविजंस विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत की जो संसद है उसको संविधान को संशोधित करने की पावर दी गई है संविधान के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर। लेकिन संसद के पास बेसिक जो फीचर्स है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उनको, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने वाले जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, उनको अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। इट कांट अमेंड all the provisions which form the basic structure of the constitution। अब जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फीचर्स है, मैंने पहले भी कहा था, ये जो कंसेप्ट है ये 1973 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक केस, जिसे कि हम सब लोग जानते हैं, केशवानंद भारती का जो केस है, उस वक्त दिया गया था। अब हम प्रक्रिया पर आते हैं, प्रोसीजर पर आते हैं कि जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो भारत के संविधान में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 क्या है। इसे मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना चाहूँगी या फिर स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट, एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल for the purpose in either house of the parliament, not in the state legislature। It means अगर भारत के संविधान में संशोधन करना है तो उसको लेकर जो एक बिल है उसका इंट्रोडक्शन करना होगा। इस पर्पस के लिए इंट्रोडक्शन करना होगा। कहां पर उसको इंट्रोड्यूस करना होगा? इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। लेकिन इस तरह का जो बिल है, संवैधानिक संशोधन को लेकर जो बिल है, उसको राज्य की जो विधायिकाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स है, वहां पर उसको जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इट मीन्स भारत के संविधान को संशोधित करने का जो पावर है वो राज्यों के पास नहीं है। सेकेंड स्टेप और द सेकेंड पॉइंट, द बिल कैन बी introduced either by the minister or by the private members and it does not require prior permission of the president। जो संवैधानिक संशोधन से संबंधित जो बिल है उसको या तो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा सदन के अंदर, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। जो राष्ट्रपति की प्रायर जो परमिशन है वो इस तरह के बिल के लिए जरूरी नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है, द बिल मस्ट बी पास्ड बाय द ईच हाउस विद द स्पेशल मेजॉरिटी। एक विशेष बहुमत के साथ ईच जो हाउस है, प्रत्येक हाउस के द्वारा, दोनों यानी कि दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से जो है बिल को पास किया जाना आवश्यक है। With special majority, that is the majority of the members, majority of the total members of the house, total membership of the house, and majority of 2/3 of the members of the house present and voting। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर जो है दोनों सदनों के मध्य असहमति है, इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, both houses of the parliament, there is no provisions for the joint sitting to solve this problem or to solve this dispute। It means अगर दोनों जो हाउस है उनका आपस में जो है एक असहमति है किसी भी प्रोविजन को लेकर, तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया कि दोनों जो सदनों का है वो संयुक्त अधिवेशन हो, अर्थात उनका जॉइंट सेटिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द विल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it must be ratified
by the legislatures of the half of the states. It means अगर जो संवैधानिक संशोधन से संबंधित जो बिल है वहां पर कुछ संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करना है, अमेंड करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह का जो बिल है वो आधे राज्यों की जो विधायिकाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनके द्वारा भी रेटिफाई करना आवश्यक है, बट विद सिंपल मेजॉरिटी। एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है राज्यों की जो विधायिकाएं हैं उनको रेटिफाई करना नेसेसरी है। आफ्टर ड्यूली passed by both the houses of the parliament and ratified by the state legislatures where necessary, the bill is presented to the president for the assent. इसके बाद जो बिल है जब दोनों सदनों से विशेष बहुमत के साथ पास हो जाता है या फिर जो राज्य विधायिकाएं हैं वो अपना उनको जो है रेटिफाई कर लेती है बिल को, तो इसके बाद जो बिल है उसको प्रेसिडेंट के पास जो है भेज दिया जाता है उनकी असेंट के लिए। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। जो राष्ट्रपति है उनको संवैधानिक संशोधन से संबंधित बिल को अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, अपना असेंट देना पड़ता है, अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for the reconsideration of the House. It means राष्ट्रपति ना तो अपना असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि अपना जो एक जो सहमति है, एक स्वीकृति है, एक असेंट है, उसको वो रोक कर नहीं रख सकते, और ना ही इस तरह के बिल को वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो उनको असेंट है वो देना ही पड़ता है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनको राष्ट्रपति जी जो अपना असेंट है वहाँ पर विदहोल्ड कर सकते हैं और जो है बिल को वो रिटर्न भी कर सकते हैं हाउस के पास रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आफ्टर द assent of the president, this bill becomes the act. जो बिल है, जो विधेयक है, वो कानून बन जाता है, and it is known as the Constitutional Amendment Act. तो इसको Constitutional Amendment Act कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमारा संविधान है उसको संशोधित करने का प्रोसीजर रहता है। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने यही जाना कि भारत का जो संविधान है वहाँ पर संशोधित करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से दी गई है। मैंने इसको पॉइंट वाइज मैंने इसको एक्सप्लेन किया, और साथ के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है, और भारत का जो संविधान है क्यों ये जो है ना तो ये रिजिड है और ना ही ये फ्लेक्सिबल है, इस चीज़ का रीज़न भी मैंने बता दिया। और प्रोसीजर में मैंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो संवैधानिक संशोधन से संबंधित जो बिल है वो सिर्फ जो है संसद में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो राज्यों की विधायिकाओं में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। और इस तरह के बिल के लिए जो राष्ट्रपति की जो प्रायर परमिशन है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही वो ये है कि जो इस तरह के जो बिल है अगर इनको लेकर दोनों सदनों में एक डिसएग्रीमेंट है, उनमें एक असहमति है, तो उसके लिए जो जॉइंट सेटिंग है उसका कोई प्रोविज़न नहीं है। और आधे राज्यों की जो एक सहमति है वो सिर्फ उस वक्त ली जाएगी जब संघीय ढांचे से संबंधित जो प्रोविजंस है, फेडरल जो प्रोविजंस है, उनको अमेंड करना है। और लास्ट में मैंने राष्ट्रपति जी की असेंट को लेकर बात कही कि जो राष्ट्रपति है उनको अपना असेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि वो ना तो उसमें अपना असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं और ना ही बिल को वो जो है रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। एंड इन लास्ट जब राष्ट्रपति का जब असेंट बिल को मिल जाता है तो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं।
तो इस तरह से जो हमारा संविधान है उसको संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि संविधान में जो संशोधन वो कितने तरीके से हो सकता है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।